ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जिन्हें देखते ही दिमाग खराब हो जाए। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फंक्शंस थे, रेशनल फंक्शंस थे, पोलिनोमियल फंक्शंस थे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस टाइप थे, लीनियर फंक्शंस थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे। फिर क्या जरूरत पड़ गई थी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी को इजाद करने की? आपके जहन में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते ही जरूर आ रहा होगा। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज का जो लेक्चर है वो आपकी इसी समस्या को सोल्व करेंगे। शुरुआत करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी कि क्यों किसी को जरूरत पड़ी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजाद करने की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बेटा बहुत, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके जहन में जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल सही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस थे, तो फिर इन फंक्शंस को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं बेटा, जो ऐसी प्रॉब्लम्स रिसर्चर्स के सामने आई जिनको उन जो पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन या एक्सपोनेंशियल टाइप के जो फंक्शंस थे उनसे सोल्व नहीं कर पाई, वो जो फंक्शंस थे वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इजाद किया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी? अब मैं आपको दो तीन प्रॉब्लम्स के बारे में, अहम जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिमाग में भी आएंगी कि हाँ वाकई अगर ये हमारे पास नहीं होते तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपके सामने जो है एक पहाड़ है, ठीक है, ये फ्लैट एरिया है और इसके ऊपर कोई ये इस तरीके से एक पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है, ठीक है। आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि इस पहाड़ की आपको हाइट मापनी है। जिस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए थे, क्या उस टाइम आप सोच के देखिए, क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इसकी हाइट को माप सके? डायरेक्टली इस हाइट को कैसे मापेंगे आप? इसके जो पहाड़ है उसके अंदर से सुरंग बनाएंगे हाइट मापने के लिए, ऐसा कुछ करेंगे? या पहाड़ के ऊपर चढ़ के हाइट को मापेंगे? तब भी नहीं माप पाएंगे। तो अब ये तो मैंने डायरेक्टली आपके सामने रख दिया कि पहाड़ है और इसकी हाइट को मापना है, आप डायरेक्टली नहीं माप पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। इधर आपका जो सूरज है, ये आपका सूरज है, ये रोशनी दे रहा है। अब ये इस रोशनी की वजह से इसका जो शैडो है वो इस तरीके से यहां पर बन रही है, ठीक है, यहां तक जो है इसकी शैडो जा रही है, ये आपके पास शैडो आ गई इसकी यहां तक, ठीक है। और ये एंगल आपके पास दे दिया गया, कोई भी एंगल है आपके पास, ठीक है। अब आपको जो इसका डायग्राम है वो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि ये एंगल दे दिया, ये बेस हो गया, ये इसकी जो शैडो बनी है, इसकी जो छांव बनी है वो आ गई है और ये इसकी हाइट है। अब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया है, कैसा हो गया है? राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का हो गया है। एंगल भी मिल गया है, बेस की लेंथ तो हम माप ही सकते हैं भाई, पहाड़ के नीचे ही खड़े हैं, बेस की लेंथ तो यहां से लेके इसके मिड में जाके, और ये बेस की लेंथ तो माप भी सकते हैं, ये लेंथ मिल जाएगी, ये एंगल मिल गया, हाइट हम मेजर कर लेंगे। इसकी हमें जरूरत ज्यादा थोड़ी ना होती है। आपके पास क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस, माप लीजिए, अपने आप पता चल जाएगी, थीटा आपको पता ही है, मिल गया ना। तो यहां से जो होता है आपकी हाइट्स को मेजर करने के लिए, हाइट्स, छोटी हाइट्स को तो डायरेक्टली मेजर किया जा सकता था, लेकिन इतने बड़े पहाड़ की हाइट को मेजर करना या किसी बड़ी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना, इस तरीके की जब हाइट सामने आई तो उन हाइट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। वहां से जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस तरीके से इजाद करना पड़ा और इनकी हेल्प लेनी पड़ी इन हाइट्स को मापने के लिए। ये तो था पहला टाइप कि हाइट को मेजर करने के लिए मापना पड़ा। अब दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको देती हूं, दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूं। एक आप कोई बॉक्स रखिए, इस बॉक्स के साथ में कोई हुक है, इस हुक के साथ कोई स्ट्रिंग जो है वो आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए, ठीक है। दूसरे जो एक एंड को तो आपने इसके साथ बाइंड कर दिया, यहां बांध दिया है इसके साथ, ठीक है, और दूसरे एंड से आपने उसको पकड़ लिया है। जब आप इस स्ट्रिंग को इस तरीके से छेड़ेंगे, जब इस तरीके से आप इसको छेड़ेंगे तो आपके जो वाइब्रेशन जो उसमें होगी वो आपका ये हाथ फील करेगा, फील करता है ना कभी आपने ये चीज करके जरूर देखी होगी कि वो फील करता है। तो ये जो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग स्ट्रेट ना होके उस टाइम किस तरीके की होती है? कुछ इस तरीके की होती है, ये मोशन चल रहे होते हैं और ये आपके इस हाथ को फील होते हैं। तो इन मोशंस को, ये जो वेव्स टाइप जो मोशंस आ गए हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता? क्या आपके पास जो मौजूद फंक्शन थे, जो आपके पास पोलिनोमियल थे, रेशनल थे या एक्सपोनेंशियल थे, क्या उनसे मेजर कर लेते आप इनको? नहीं मेजर कर पाते। इनको मेजर करने के लिए, वेव टाइप के मोशंस को मेजर करने के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इजाद करना पड़ा। ये आपकी थी दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जिसके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आना पड़ा।
ठीक है। अब तीसरे टाइप की प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब थर्ड टाइप की प्रॉब्लम क्या थी? मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की, आपने बिल्डिंग बना दी। अब इसकी जो छत है वो इस तरीके से प्लेन ना बना के आपको कोई डिजाइन देना है, और डिजाइन देके कुछ आपने इस तरीके से इसकी जो छत है उसको इस तरीके से कुछ डिजाइन दे दिया, मतलब स्लोप फॉर्मेट में, जो इस तरीके से आपने कुछ डिजाइन फॉर्मेट में उस बिल्डिंग के ऊपर बना दिया आपने। जो ये बनाया है, ये जो है ये स्लोप फॉर्मेट में, इसका स्लोप आ गया है, झुकाव, स्लोप मतलब झुकाव, कि झुकाव डाल दिया है आपने इस डिजाइन के ऊपर। अब इस डिजाइन के ऊपर जो ये स्लोप है, ये कितना, किस तरीके से डाला जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा लंबे टाइम तक इस बिल्डिंग के ऊपर टिका रहे। जब डिजाइनिंग की जाती है ना, जैसे इस तरीके से जो 90 डिग्री के ऊपर जो आप वॉल्स बना देते हैं, जो दीवारें खड़ी कर देते हैं, वो तो बहुत लंबे टाइम तक चल सकती हैं। लेकिन जो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो डिजाइन बनाए जाते हैं, डिजाइन में वो जो स्लोप डाला जाता है कि कितने झुकाव के ऊपर इनको रखा जाए कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक इसके ऊपर रह सकें, ज्यादा लंबे टाइम तक टिक सकें। ये जो स्लोप जो फाइंड आउट करते हैं ना आप, जो स्लोप इनका आता है कि झुकाव कितना किया जाए इसके ऊपर, ये जो स्लोप होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। ये तो मैं आपको जो जब डेरिवेटिव करवाऊंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज कि कैसे स्लोप फाइंड आउट किया जाता है। डेरिवेटिव उसमें आएगा, ये जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा अहम रोल करता है। तो ये जो तीन तरीके की, पहला जो क्या प्रॉब्लम थी, हाइट्स को मेजर करने के लिए किसकी हेल्प से, शैडोज की हेल्प से, बड़े बिल्डिंग्स या बड़े पहाड़ों की हाइट्स को मेजर करने के लिए वेव्स टाइप की जो चीजें होती हैं, जो ये स्ट्रिंग लगा लीजिए, या आप जो वॉइस जो बोलते हो तब भी हवा के अंदर वेव्स की फॉर्म में ही आपकी जो वॉइस है वो ट्रेवल करती है। तो वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कितनी हाइट तक वो जा रही है, कितनी पिच लेने पर उसकी हाइट फ्लक्चुएट कर रही है, या वो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ये सारी चीजें मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी टाइप क्या थी, स्लोप्स को मेजर करने के लिए। यही, ऐसा नहीं है कि यही तीनों टाइप हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डील करता है। लेकिन शुरुआती जो टाइम पीरियड था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इजाद किया गया था, उस टाइम जो थे ये कुछ अहम प्रॉब्लम्स जो है रिसर्चर्स के सामने आई थी, जिनकी बदौलत उन्हें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लाना पड़ा। अब ट्रिग्नोमेट्री जब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं तो थोड़े तो ये खुद भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, है ना। तो इसलिए इनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखकर आप ये मत सोचिए ये किस तरीके के फंक्शन आ गए हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, मानती हूं मैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं बहुत बहुत इजी तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूं। मेरे साथ लगातार इन लेक्चर्स में आप बने रहिए, पूरी नॉलेज गहराई से भी, हर वैल्यूज कहां से आ रही है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वैल्यूज किस तरीके से निकाली गई हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूले कैसे निकले हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीजें बताते हुए मैं चल रही हूँ, मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए इस नॉलेज को। ठीक है बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा जो एंड हुआ था कि कुछ हमने बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में भी बताया था, मैंने कुछ उनकी जो वैल्यूज थी वो कहां कहां पर अटेन करते हैं, वो वैल्यूज जो है बार बार रीगेन वो कहां कहां पर करते हैं, मैंने उन वैल्यूज के बारे में भी आपको बताया था। और वैल्यूज क्यों वही वैल्यूज आती हैं ये भी मैंने आपको उस यूनिट सर्कल की हेल्प से बताया था। ठीक है, यहां तक का काम मैंने आपको करा दिया था। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साइन को पढ़ने से पहले तो हम ये जानेंगे कि साइन कहां पर चेंज करेंगे, कहां पर चेंज करेंगे, प्लेन के अंदर। तो इन साइन को समझने के लिए सबसे पहले तो जो ये हमारा प्लेन है, प्लेन किस तरीके से, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, तो हमारा जो एक्स वाई प्लेन होता है उस एक्स वाई प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को समझने के लिए। ये जो है ये 4 हिस्सों में हमारा जो प्लेन है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एंगल जो है 0 से लेके और कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। ये जो एंगल जो है वो 0 से लेके और कहां तक ट्रेवल करता है, 90 डिग्री, 0 से लेके और 90 तक। अगला जो है ये कहां से करता है, 90 से लेके 180 तक। अगला जो है वो 180 से लेके 270 तक। अगला जो है वो 270 से और 360 तक।
यहाँ आ जाता है ये आपका 360 डिग्री, 270 से 360 डिग्री तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है, जब आप किसी भी चीज का जो रोटेशन करेंगे, वो रोटेशन यहां से शुरू करेंगे, ये आपकी इनिशियल लाइन कहलाती है, ये यहां से शुरू करेंगे, कहीं भी रोटेशन आप करवाएंगे तो वो कहां तक एंगल लेगा, 90 डिग्री तक जाएगा, 0 से लेके 90 तक ट्रेवल करेगा। जो कोई भी जो पार्टिकल होगा या कोई भी वट जो आप लगा लीजिए, वो जो है वो जो रोटेशन करेगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जब 90 से अबो एंगल आ जाएगा, तो 90 से 180 डिग्री का एंगल रहेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब 180 से 270 डिग्री का रहेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 से 360 डिग्री में रहेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से रोटेशन वाइज उसके लोकेशन बता रहे हैं कि वो इतना एंगल ले रहा है तो उस क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस और टेन, इन तीनों की बात करूंगी। इनके जो रिवर्स हैं उनके साइन भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो साइन, कोस और टेन, तीनों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या रहेगा, साइन, कोस और टेन। तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा, हाँ साइन आपका पॉजिटिव, कोस आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में साइन, कोस और टेन, साइन आपका नेगेटिव, कोस आपका नेगेटिव और टेन आपका पॉजिटिव। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, ये मैं आपको जस्ट अभी इसका बताऊंगी कि ऐसे क्यों साइन चेंज कर रहा है। ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर क्या है, साइन, कोस और टेन। यहां पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से साइन अपने चेंज करेगा। सारे क्वाड्रेंट मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। अब बात करते हैं, ये चीज आपको हर टीचर बताएगा कि इस तरीके से साइन चेंज करते हैं, बट ये इसी तरीके से साइन क्यों चेंज करते हैं? साइन जो है यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही क्यों होते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव ही क्यों होते हैं, यहाँ पे 10 पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव क्यों आते हैं, और वहां पर ये दोनों नेगेटिव और कोस पॉजिटिव क्यों आता है, ये आपको शायद ही कोई बताएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये साइन इस तरीके से चेंज क्यों किए जाते हैं। अब आ जाइए आप अपनी यूनिट सर्कल के ऊपर, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो जाके एक बार वो लेक्चर आप देख लीजिए, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका है यूनिट सर्कल, ठीक है, जिसके हेल्प से हमने स्टडी किया था। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल मैंने लिया था। यूनिट सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया था ए और बी। ठीक है, ए बी करके एक पॉइंट लिया था, पी पॉइंट लिया था, और वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट जो है ओरिजिन से जो है एंगल आपका बना रहा है एक्स रेडियन एंगल बना रहा है। तो जो ए है वो आपकी किसकी वैल्यू होती है, कोस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। ये मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो है ये आपकी कोस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, और ये जो है ये आपकी होती है साइन ऑफ एक्स। जो एक्स जो है वो एंगल होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से एंगल जो रेडियन फॉर्मेट में बनता है ये वो एंगल होता है, और ये कोस ऑफ एक्स और ये साइन ऑफ एक्स को दर्शाता है। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचिए। जब पॉइंट यहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, एक्स की तरफ जो वैल्यू रहेगी, ये एक्स की तरफ जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्लियर, ये बातें तो आपको अच्छे से पता है ग्राफ की वजह से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो पॉइंट है कहीं भी, यहां से लेके और यहां तक, इसके ऊपर कहीं भी है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये और ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट कोस एक्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन एक्स है। दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, अब बात आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही पॉइंट यहां पर जाएगा, यहां पे आएगा, इसके ऊपर कहीं भी, ये जो आर्क जो है, ये जो बनी हुई है, इसके ऊपर जो है जहां भी पॉइंट आएगा, अब ये जो है एक्स एक्सिस जो है, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहेगा जो ए बी फॉर्मेट का था, अब ये जो है ये माइनस ए फॉर्मेट माइनस बी फॉर्मेट का हो जाएगा। ठीक है, y तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो x है, x किसके डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव में आ गया है। y तो पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, और लेकिन जो x जो है वो नेगेटिव आ गया है, और जो पहला क्या है, कोस, तो कोस क्या हो गया, नेगेटिव। दूसरा क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, साइन, साइन क्या है, पॉजिटिव ही है, साइन के ऊपर कोई भी जो है साइन नहीं आया है, तो साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, और टेन क्या होता है,
साइन ओवर कोस, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो वो क्या रहेगा, साइन नेगेटिव ही होगा, तो tan भी नेगेटिव आ गया। सेम जब ये इसके ऊपर रोटेट करता हुआ आएगा तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a -b चेंज हो जाएंगे। ये मैं पर्टिकुलर ये जो है ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले रही हूं, ए और बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए और बी। अब ये जो है ये दोनों नेगेटिव ले लेगा क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव की तरफ है और वाई भी नेगेटिव की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये जो है ये एक्स में भी नेगेटिव वैल्यू लेगा और वाई में भी ये नेगेटिव वैल्यू को अटेन करेगा। तो ये जो है ये क्या है, कोस, और ये क्या है, साइन, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और tan क्या होता है, साइन ओवर कोस, नेगेटिव ओवर नेगेटिव, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेम जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये इसके ऊपर आएगा पॉइंट, तो ये वैल्यू क्या ले लेगा, जो x है वो तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जो y है वो नेगेटिव रहेगा। ये क्या दिखाता है, कोस को, और ये क्या दिखाता है, साइन को। तो कोस जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और tan क्या होता है, साइन ओवर कोस, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये जो वैल्यू जो चेंज हुई है वो इस यूनिट सर्कल के ऊपर रोटेट करते करते हुई है, इसके रोटेशन से निकाली गई है कि ये रोटेट करते करते क्या क्या वैल्यू लेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, बड़ी मजे की बात है, आप ये ए बी जो पॉइंट है ये आपने लिया, ठीक है, ये एक्स जो है, एक्स जो रोटेशन है ये किया आपने ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ चले गए। अब मैं कह रही हूं आप अपोजिट रोटेशन ले लीजिए, मतलब -x जो नीचे की तरफ जो है वो -x में आ गए, -x में आते ही ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया -x रोटेशन, रोटेशन चेंज कर दिया मैंने। पहले ये रोटेट करके ऊपर की तरफ गया तो ये कहां पर पहुंचा, ए बी पॉइंट के ऊपर, जो वो कोऑर्डिनेट जो है ये इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए बी। ठीक है, अब मैंने एंगल वही है, बस रोटेशन चेंज हो गया है, रोटेशन ऊपर के एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया, क्लॉकवाइज रोटेशन लिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x तो वही रहेगा a, और जो लेकिन जो y जो है वो क्या हो जाएगा, -b। मैं एक बार इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। ये जो है ये कोऑर्डिनेट क्या लेगा, a और -b। क्या लिया कोऑर्डिनेट, a और -b, कब, जब रोटेशन उसने -x लिया। मैंने ये जो वैल्यूज है ये सेम है a और b, बस साइन बदल गया है, b के आगे माइनस का साइन लग गया है। क्यों, क्योंकि रोटेशन का जो एंगल है वो सेम है, सेम रोटेशन का एंगल है, तो वैल्यूज जो है कोऑर्डिनेट्स के वो सेम रहेंगी, बस साइन में चेंजमेंट आ जाएगा। क्योंकि ये नीचे की तरफ चला गया है तो x तो वही रह जाएगा, लेकिन y जो है नेगेटिव में चला गया है तो y इसलिए नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। वैसे ये बहुत बेसिक बात है, आपको पता भी होगा किस तरीके से रोटेशन लेगा तो ये इस तरीके की वैल्यू लेगा। ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप गौर कीजिए इस बात को, जो पहली जो वैल्यू थी वो किसकी थी, कोस की वैल्यू। तो मतलब जो है कोस ऑफ -x जो है, कोस ऑफ -x, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, कोस ऑफ -x की वैल्यू है, वो क्या है a, और a ही किसके इक्वल है, कोस ऑफ x के। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस जो फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कोस का जो एंगल का रोटेशन जब बदला तो वो वही वैल्यू ले रहा है जो रोटेशन ना बदलने पर वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। देखो साइन नहीं चेंज कर रहा है, सेम कहानी अब साइन में करके देखो, ये b जो है ये तो है साइन x, और ये क्या है साइन ऑफ -x। तो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू क्या है, -b, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। लेकिन जब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो इसके अंदर साइन के अंदर जब एंगल का जो रोटेशन जब बदला, रोटेशन बदल दिया, रोटेशन बदलते ही वैल्यू के साइन में चेंज आ गया, वैल्यू तो सेम आएगी बट साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जबकि कोस में नहीं होता ऐसा, कोस में वो वैल्यू सेम लेता है। ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला बन के आया है आपका। ठीक है, आप शायद डायरेक्ट याद कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे बता दिया क्यों आया है। रोटेशन जो है वो आपका कोस के ऊपर मैटर नहीं कर रहा है, कोस को चेंज ही नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू को, ना साइन को चेंज कर रहा है ना वैल्यू को। वैल्यू तो दोनों में ही चेंज नहीं होगी, वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन साइन में जो है जैसे ही आपने रोटेशन चेंज किया वो साइन को भी चेंज कर रहा है, वो बता रहा है कि रोटेशन चेंज हो गया, बट कोस में नहीं पता चलेगा कि कौन सा रोटेशन आया है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब आप यहां पर ना एक चीज और नोटिस कीजिए, नोटिस करने वाली बात क्या है, ये ए और बी जो वैल्यूज आ रही हैं, अब देखो ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल के ऊपर ए और बी की वैल्यूज हैं। अब ये कहीं भी चला जाए, ये यूनिट सर्कल के ऊपर कहीं भी आपका चला जाए, ये जो कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं ए और बी की जो वैल्यूज आ रही हैं, जो ए की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्यों, क्योंकि यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल से बाहर हम जा ही नहीं रहे हैं, यूनिट सर्कल के ऊपर ही
ट्रैवलिंग हो रही है इसकी, तो जो ए की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। सेम बात बी के ऊपर लागू होगी, बी की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल की वजह से। अब जो ए जो है वो किसके वैल्यू को दर्शाता है, कोस की वैल्यू को, तो मैं यहां पे रिप्लेस कर सकती हूँ ये कोस ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो बी है ये क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है, जो वैल्यू ये देंगे वो -1 से 1 के बीच में आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बात कह रहा है ये कि रियल नंबर x चाहे कोई भी ले आइए आप, कितना ही बड़े से बड़ा रोटेशन ले आइए आप, क्योंकि x तो एंगल है ना, ये जो एंगल है, आप एंगल चाहे कितना ही बड़ा लेके चले जाइए, कितना ही बड़ा, जितना मर्जी हो उतना बड़ा लेके चले जाइए, लेकिन कोस और जो साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है, ये -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू ले रहा है, इस बात का क्या मतलब है। फंक्शन पे चलते हैं, ये जो दोनों है ये क्या है, फंक्शन। हम फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, y = f of x, ठीक है। यहाँ पे f of x है वो दो ही तरीके के हैं, या तो sin x है या फिर cos of x है, ठीक है। और जब हमारा इस तरीके का फंक्शन होता है तो हम जब ग्राफिकली जब हम उस चीज को देखते हैं तो हम ग्राफिकली क्या देखते हैं कि जो फंक्शन y = f of x जो लेता है वो x, तो जो ये रियल लाइन होती है ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है, तो रियल लाइन के ऊपर तो डोमेन चलती है, और जब डोमेन से वैल्यू इसके अंदर डाली जाती है और जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू वो y एक्सिस के ऊपर, y के ऊपर प्लॉटिंग चलती है, y के ऊपर हम प्लॉट करते हैं उसको, रिफ्लेक्ट होती है वो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या बात कह रहे हैं कि ये -1 और 1 के बाहर जा ही नहीं रहा, इसका मतलब जो y की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बाहर जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो y के ऊपर हो गया 1 और ये हो गया आपका -1। मैं यहाँ पे एक लाइन से खींच दे रही हूँ, ठीक है, डॉटेड लाइन की है मैंने, होती नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया आप पे, ये आपके -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों फंक्शन है ना, ये कहीं से भी आए, कहीं से भी कहीं पर भी जाएं ये, लेकिन जो है ये इससे बाहर नहीं जाएंगे। मतलब ये जो दोनों जो लाइन है ना, y = 1 और y = -1, इनके बीच में ही ये फंक्शन दिखाई देंगे साइन और कोस, ना इससे ऊपर दिखाई देगा ना इससे नीचे दिखाई देगा। जैसे मैंने x² बताया था आपको, x² फंक्शन बताया था, तो वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जा रहा था इस तरीके से, वो सारी वैल्यू ले रहा था इन्फिनिटी की तरफ भी, y के ऊपर, y चाहे कितना ही ऊपर चला जाए वो ऊपर तक की भी वैल्यू ले रहा था, -∞ की तरफ भी, सॉरी y की जो x एक्सिस के -∞ की तरफ भी ले रहा था और इन्फिनिटी की तरफ भी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था ना, वो सारी वैल्यू ले रहा था। बट ये आपको कहीं से भी आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये -1 1 के बीच में ही दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे आपके खेतों में जो पाइप नहीं होती है, पाइपलाइन होती है, खेतों में भी होती है, गटर के भी होते हैं, कोई भी पाइप होती है, जो आपकी पाइप होती है, पाइप के अंदर जो है पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, उसकी ऊपरी हिस्से और निचली हिस्से दोनों से टकरा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेकिन है बस उन पाइप के बीच में ही, वो पाइप से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये भी कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा कि पाइप सी है और इसी के अंदर बस ये रोटेट करते रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे ये दोनों फंक्शन साइन और कोस। इस बात का ये मतलब है, समझ में आएगी बात, ग्राफिकली आपको समझ में आया कि ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि -1 और 1 के बीच में एक पाइप सी बन गई है और उसी के अंदर रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। मैं ये चीजें क्यों दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके माइंड में जो है वो ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएट हो इन चीजों को लेके कि ये वैल्यू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके का दिखाई देगा ये। जब आपको ग्राफिकली चीजें जब दिखनी शुरू हो जाती है तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सोल्व हो जाती है। बहुत जो है ग्राफ के ऊपर ना बहुत ज्यादा टाइम आप डिवोट नहीं करते हो, ग्राफ को छोड़ देते हो आप। 11th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहां पे आप क्या करते हो कि 11th क्लास को लाइटली ले लेते हो, और लाइटली ही नहीं लेना होता है आपको इस क्लास को। ये आपकी अहम क्लास होती है हायर स्टडीज के लिए। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी बाद के भी, ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रिपल वाला है जो एग्जाम, जो ये मेंस वाला जो एग्जाम होता है या प्री वाला जो एग्जाम होता है आईआईटी का, सिर्फ इसी में ही आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इसके बाद के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो 11th क्लास से ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो रेशियो होता है ना 11th और 12th का, तो 11th क्लास से ज्यादा मटेरियल उठाया जाता है, 12th क्लास का कम मटेरियल आता है, क्योंकि 11th क्लास बेस होता है आपका, और अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर आगे का चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो बेस ही क्लियर नहीं है फिर तो उस बच्चे का, समझ रहे हो ना। तो बेस को क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इन फंक्शंस का बेसिक जो है ना वो विदाउट ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ की मदद के बिना नहीं हो सकता। और सबसे, और जो आपको जो पढ़ाते होंगे ना वो ज्यादातर ग्राफ को ही नहीं बताते हैं, वो ये सारी वैल्यूज और ये सारी चीजें बता के और आपके क्वेश्चंस करवा देते हैं और ग्राफ को ही स्किप करवा देते हैं। इस तरीके से आप याद तो रख सकते हो, याद तो हो जाती हैं चीजें, याद तो रख सकते हो आप, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। लेकिन ग्राफिकली अगर आपकी समझी हुई चीजें हैं ना तो फिर वो आपको याद भी रहती हैं और वो लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं।
ठीक है, और समझ में भी आती हैं। क्लियर है? इसलिए ग्राफिकली उन चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो किस तरीके की बात बोल रहा है, किस तरीके का उसका ग्राफ बनेगा, किस तरीके की उसकी वैल्यूज आएंगी और किस तरीके की वो दिखेगा, दिखने में वो कैसा होगा, जिससे आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो घबराइए मत, इन ग्राफ्स के ऊपर समझने की कोशिश कीजिए और इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी पेन के ऊपर इनको बनाने की भी कोशिश किया कीजिए, 2-2 3-3 बार पक्का इनको बना बना के देखिए। जिन क्वेश्चंस में ग्राफिकली नहीं भी पूछा गया ना, उनको भी ग्राफिकली समझने की कोशिश करो जब आपके पास टाइम है। मैं नहीं कह रही एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम के अलावा जब आप उन चीजों को समझ रहे होते हैं तब उस टाइम पे ग्राफिकली भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको वैल्यूज पता है और मुझे पता है आप निकाल देंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर कोस ऑफ एक्स की वैल्यू ये है -1/2 और एक्स कह रहा है कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, चारों क्वाड्रेंट। ये कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स जो एंगल है वो। अब कह रहा है कि देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो इसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इसको समझना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ये देखने के बाद क्या है कि जब आप वैल्यूज निकालोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने सही निकाला है या गलत तो नहीं कर दिया है। तो एक साइड में रफ में ये बात ध्यान लिख लेना साइड में, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन से का साइन पॉजिटिव आएगा, कौन से का नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आपको ये पता है कि साइन, कोस और टेन, जो टेन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी ये दोनों क्या होते हैं इसके अंदर, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है इस क्वाड्रेंट के अंदर जब कोई पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो जब दोनों नेगेटिव होती है तो साइन भी नेगेटिव रहेगा और कोस भी नेगेटिव रहेगा और टेन आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कोस की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव दे रखी है, इनके अलावा बाकी तो इनके इनवर्स ही होते हैं। तो सबसे पहले जो है इसी का इनवर्स निकाल लेते हैं। कोस का इनवर्स क्या होगा, सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसका इनवर्स कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा सीकेंट एक्स। दूसरा जो है वो क्या है, अब कोस की वैल्यू आ गई है, अब हमें निकालनी है साइन की वैल्यू। अब हमें एक आइडेंटिटी के बारे में पता है, आइडेंटिटी कौन सी, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं इस आइडेंटिटी को, इसका प्रूफ भी आप करके आए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमें पता है कि ये इज इक्वल टू 1 होता है किसी भी एक्स के लिए। एक्स चाहे कहीं भी लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी लाई करे, ये सभी के लिए ये 1 वैल्यू देता है। ठीक है, हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/4, स्क्वायर है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4, ये क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस √3/2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और ये साइन क्या लेगा प्लस माइनस। अब बात आती है इस बात की यहां पे, अब कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा या नेगेटिव वैल्यू लेगा, डिपेंड करेगा कि एक्स कहां लाई करता है। अब एक्स कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो ये क्या कैसी वैल्यू लेगा, ड्यू टू एक्स लाइज इन थर्ड quadrant, so sin of x is equal to -√3/2, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करने की वजह से। साइन की वैल्यू पता चल गई। अब जो है साइन का उल्टा कोसिकेंट x जो है वो आपका क्या हो जाएगा -2/√3, 3 निकल के आ गए, एक दे रखा था, 3 हमने निकाल दिए, 4 हो गए। अब बात आती है tan के ऊपर। अब फोर्थ जो वैल्यू है वो हम किसकी निकालेंगे, tan की निकालेंगे। जो tan ऑफ x है वो आपका क्या हो जाएगा, sin x ओवर cos x। sin x की वैल्यू क्या है -√3/2 और cos x क्या है -1/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ये क्या हो जाएगा √3। अब इसी तरीके से जो cot ऑफ x है वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा 1/√3। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने यहाँ पे निकाल दिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछ भी लिए जाते हैं कई बार, इस तरीके से वैल्यू देके और कुछ एक अलग सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना देते हैं, कुछ रेशनल टाइप में। ऐसा भी एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं लास्ट में कि जो उस तरीके की वैल्यू वो दिखा देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि बाकी सारे बताइए, आपके एग्जाम से में भी आ जाते हैं ये। ठीक है, यहां तक कब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। डोमेन और रेंज से कहीं ना कहीं आपका जो है क्वेश्चन पक्का बन जाता है।
आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनता है और आपके जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं वहां पर भी इनमें से पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का पूछ लिया जाता है। तो इस पर ध्यान से आप देखिएगा, मैं यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ लेके चलूंगी, ठीक है, डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ्स एक साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन और कोस की, ठीक है। साइन जो सबसे पहला जो है वो मैं ले लेती हूँ, साइन एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स आपने देख लिया कि साइन एक्स जो है हर जगह पर वैल्यू लेता है। एक्स चाहे आप रियल नंबर कोई भी उठा के आप रख लीजिए, एक्स कोई रियल नंबर है, एक्स आप कोई भी रियल नंबर उठा के रख लीजिए, साइन एक्स हर जगह पर काम करता है। तो साइन एक्स की जो डोमेन है, डोमेन तो सिंपल है कि वो आपकी पूरी रियल लाइन हो जाएगी, डोमेन आपकी आर हो जाएगी। अब बात करते हैं कोडोमेन की, सॉरी रेंज की। रेंज जो है वो रेंज आपकी क्या बनेगी, जो साइन एक्स जो है वो किसके किसके बीच में, अभी मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि साइन एक्स और कोस एक्स जो है वो किस किसके बीच में वैल्यू लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। तो इसकी जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करता है। रेंज सिर्फ इसकी इतनी ही होती है, इससे बाहर ये नहीं जाता है। सेम आपका कोस एक्स के अंदर भी, यहां इधर जो है वो मैं कोस एक्स के बारे में भी लिख देती हूँ। कोस एक्स जो है जो फंक्शन, इसकी जो डोमेन है वो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन जो है वो पूरी आर रहेगी और जो रेंज जो है वो आपकी क्लोज इंटरवल -1 से 1 रहेगी। ये आपका कोस एक्स का काम हो गया है। जो ये दोनों बातें तो हमारी क्लियर हो गई हैं। अब इसका जो है ग्राफ हम देखेंगे कि ये ग्राफिकली ये कैसा दिखाई देगा। अब जो साइन एक्स जो है, ग्राफ जब भी आप बनाने चलते हो, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो उस फंक्शन के बारे में कुछ वैल्यूज का आपको पता होना बहुत जरूरी है। सारी वैल्यूज तो आप नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो है -1, बीच में 0 और 1, तो आपको साइन एक्स के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए -1 वो कहां लेगा, 0 वो कहां लेगा और 1 जो है वो कहां लेगा। बीच के नंबर तो वो अपने आप अटेन कर लेगा, सिर्फ इन 3 नंबर्स के बारे में तो पक्का पता होना चाहिए आपको। जो साइन एक्स है वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कब लेता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ओड मल्टीपल ऑफ पाई जब होती है तो वो आपकी जो है -1 वैल्यू लेता है। जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तब वो आपकी 1 वैल्यू लेता है। जो साइन एक्स जो है वो आपकी जो -1 वैल्यू जो है वो कब लेता है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब x इज इक्वल टू 4n -1 π/2 टाइप का नंबर होता है, तब वो आपकी क्या लेता है, -1 वैल्यू लेता है। जैसे जैसे x की जो वैल्यू है, जब आप ये n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 3। n जो है वो कोई भी इंटीजर है, तो जो x जो है वो 3 π/2 पे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 7 π/2, फिर उसके बाद फिर 4 इसमें, ये जो है ये इसमें 4 ऐड करते चले जाइए, फिर 11 π/2 के ऊपर 11 π/2, इनके ऊपर जो है ये वैल्यू -1 लेगा। अब साइन एक्स जो है वो 0 वैल्यू कब लेगा, जब x इज इक्वल टू n पाई, पाई का मल्टीपल, इंटीजर चाहे कोई भी लो पाई का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी इंटीजर, ये भी आएंगे और इसके इधर भी जाएंगे। फिर जब नेगेटिव वैल्यू, जब आप -4 करोगे, -4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा -π/2 के ऊपर, फिर उसमें -4 करोगे तो -5 π/2 के ऊपर, फिर उसमें -4 करोगे तो -9 π/2 के ऊपर। नेगेटिव में ये इधर की तरफ जाएगा और पॉजिटिव में ये आगे इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेगेटिव में इनमें -4 चेक करते चले जाइए, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये -1 इनके ऊपर लेगा, 0 जो है वो इनके ऊपर लेगा, और साइन एक्स जो है ये क्यों लेगा, ये मैं पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूं, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करवा रही हूं। मैं पिछले लेक्चर में आपको ये चीजें बता चुकी हूँ, ये क्यों लेंगे, ये वैल्यूज सारी मैं आपको वहां पर बता चुकी हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो कब वैल्यू लेगा, जब x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है -π/2 के ऊपर ले चुका है, लेकिन इधर का जो π/2 रह गया है, π/2 रह गया है, 5 π/2 रह गया है। अब वो जो है वो किस तरीके के नंबर आ रहे हैं, 4n + 1 π/2 के फॉर्मेट के नंबर आ रहे हैं। जब n की वैल्यू 0 रखा, n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, जब n की वैल्यू 0 रखी, वैल्यू क्या आई π/2, जब n की वैल्यू 1 रखी 5 π/2, 2 रखी 8 9 π/2, इनके ऊपर जो है ये वैल्यू कैसी लेगा, 1 वैल्यू लेगा। अब नेगेटिव्स में जाते हैं, नेगेटिव्स में कौन कौन से आएंगे, -3 π/2, -7 π/2 और क्या रह गया -11 π/2। ये इस तरीके के नंबर्स आएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव के पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे, नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, तो ये वैल्यू लेंगे, ये अटेन करेंगे, ठीक है। अब इसको ग्राफ के रूप में देखते हैं कि ये ग्राफिकली किस तरीके का दिखेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0, ये मैंने यहाँ पे ले लिया π/2, ये ले लिया पाई, ये आपका आ गया 3 π/2, ये आपका आ गया 2 पाई। आगे भी और बहुत सारे होंगे, मैं अभी कुछ 2 पाई तक ही लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका -π/2,
ये आपका माइनस पाई, ये -3π/2 और ये आपका -2π। ठीक है, अब वैल्यू देखिए, ये 1 और ये आपका -1, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, ये -1 और 1 के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 0 के ऊपर ये वैल्यू sin x = 0, 0 के ऊपर ये वैल्यू 0 लेगा। जो π/2 है, π/2 के ऊपर वैल्यू क्या ले रहा है, π/2 के ऊपर sin x 1 वैल्यू ले रहा है, मतलब ये यहां दिखाई देगा, और 0 के ऊपर ये यहां दिखाई देगा। ठीक है, पाई के ऊपर फिर से ये यहां दिखाई देगा, 3π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर ये कहां दिखाई देगा, -1 के ऊपर, तो ये नीचे दिखाई देगा यहाँ पे, 2π के ऊपर ये यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही करके ये इधर आएगा, जब -π/2 के ऊपर ये वैल्यू -1 लेगा, -π के ऊपर 0 वैल्यू लेगा, -3π/2 के ऊपर 1 वैल्यू लेगा, यहां पे फिर से ये यहां जाएगा और ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज पता है तो ये प्लॉट आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं cos ऑफ x की वैल्यू, मैं इसको रब कर देती हूँ। हाँ, तो अब जो है ना वो कोस को स्टडी करेंगे, तो कोस जो है cos x -1 वैल्यू लेता है ओड मल्टीपल ऑफ 2n + 1 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई जो होंगे ना उनके ऊपर ये जो है ये वैल्यू लेगा -1, cos x जो है ओड मल्टीपल पाई के। अब 0 जो है वो लेगा 2n + 1 π/2, π/2 के ओड मल्टीपल्स जो आएंगे, ये ओड नंबर ही होता है ना, चाहे कोई भी आप इंटीजर रखो ये हमेशा ओड नंबर आएगा, चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जो आएंगे जहां पर भी, वहां पे ये वैल्यू क्या ले लेगा 0, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे तो वहां पे -1, और जब 1 वैल्यू लेगा, 1 वैल्यू कहां लेगा, जब ये 2n पाई फॉर्मेट में, इवन मल्टीपल 2n लगा दिया तो इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होंगे उनके ऊपर ये क्या लेगा, वैल्यू 1 लेगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ को देखते हैं, मैंने ये इसीलिए नहीं मिटाया ताकि मैं इसी से कंपैरिजन करके आपको दिखा सकूं। ये आपका जो है ये एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसी के तरीके में मैं सेम वैल्यूज रख रही हूँ, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये आपका -2π। ठीक है, अब वैल्यूज को रखिए, -1 वैल्यू जो है वो आपका ओड पाई के ऊपर, ओड पाई मतलब पाई, फिर आगे 3π, इधर -π, फिर -3π, इस तरीके से। तो इनके ऊपर पाई के ऊपर जो है ये वैल्यू क्या लेगा, -1, और ये है आपकी 1 वैल्यू, ये क्या लेगा, -1 वैल्यू लेगा। π/2 वाले के ऊपर 0 वैल्यू लेगा, 0 के ऊपर 0 कहां मिलेगा आपको, यहाँ इसमें आपको 0 मिलेगा। 0 के ऊपर क्या वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही 0 इंटीजर है ना n, तो ये जैसे ही 0 वैल्यू डाली आपने, cos x क्या लेगा, 1 वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 के ऊपर क्या लेगा, 1 वैल्यू। ठीक है, ये 1 वैल्यू लेगा, फिर उसके बाद ये -π/2 के ऊपर 0 वैल्यू, -π के ऊपर -1 वैल्यू, फिर ऊपर जाएगा π/2 के ऊपर 0 वैल्यू, -2π, ये इवन मल्टीपल आ गया, ये आपका 1 के ऊपर जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इधर ये जो है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ग्राफिकली जो है ये थोड़े सेम से ही दिखाई देंगे, बट जो है वैल्यूज की जो वैल्यूज जो है वो अलग होंगे। जैसे इसका 0 के ऊपर साइन 0 वैल्यू ले रहा था, ये 0 के ऊपर 1 वैल्यू ले रहा है, ये π/2 के ऊपर 0 वैल्यू ले रहा है, ये साइन π/2 के ऊपर 1 वैल्यू ले रहा है, ये पाई के ऊपर -1 वैल्यू ले रहा है, ये पाई के ऊपर 0 वैल्यू ले रहा है। ये दिखने में सिमिलर सा दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, जो दिखने की जो है वो उसको साइन और कोस की दोनों की सेम सी होती है, लेकिन वैल्यूज दोनों में अलग अलग होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों वैल्यूज को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये बनाया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफ में इतना ही है, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल गया वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और ये जो वैल्यूज है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। समझने के लिए आप पिछले जो लेक्चर है उसको दोबारा से देखिए, ताकि उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, वहां पे आपको समझ आ जाएगा, और याद तो आपको रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हम जो है अभी तक जो काफी लेक्चर के अंदर पाई को बार बार बोलते जा रहे हैं, उसको लिखते भी जा रहे हैं, पाई 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 इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि पाई जो है वो आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप पढ़ के आए हैं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, और क्यों है, रेशनल है तो क्यों है, और इरेशनल है तो क्यों है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
आगे क्या कह रहा है, साइन और कोस का तो हमने स्टडी कर लिया कि डोमेन ये है, रेंज ये है, ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम इनके अपोजिट सिकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, इन दोनों को स्टडी करते हैं, इनकी डोमेन क्या होगी, ठीक है। सिकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos ऑफ एक्स। ये क्या है, रेशनल फंक्शन। ये क्या है, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन की आपको ये कंडीशन पता है, रेशनल फंक्शन जो है वहां पर डिफाइन नहीं होगा जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो वैल्यू लेगा। डोमेन के अंदर से हम यही करते हैं रेशनल फंक्शन के अंदर कि जो डिनोमिनेटर है वो जहां पर जीरो होगा हम उसकी जो डोमेन जो पूरी रियल लाइन है, रियल लाइन से वो पॉइंट हटा देते हैं। अब देखते हैं कोस ऑफ एक्स जो है वो जीरो वैल्यू कब लेता है। अभी अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था कि x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर जो कोस एक्स जो होता है वो जीरो होता है। तो इसकी जो सीकेंट एक्स है, इसकी जो डोमेन है, डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन आपकी आएगी r माइनस वो सेट वो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। पूरी रियल लाइन, बट उस रियल लाइन में से वो नंबर्स हटा दिए जो किस टाइप के होंगे, जो इस टाइप के नंबर होंगे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, जो भी नंबर जहां भी ऐसे नंबर दिखेंगे उन नंबर्स को उस रियल लाइन से हटा दिया, वो उसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई, ठीक है। सेम बात यहां पे भी आ जाएगी। जो कोसिकेंट एक्स है वो क्या होता है, 1/sin x, और sin x जीरो कब होता है, अब इसके अंदर इसकी डोमेन भी वही आएगी कि sin x जो है जहां जहां जीरो बनेगा उसको हम निकाल देंगे। अब sin x जो है वो जीरो कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनके ऊपर जो होता है sin x हमेशा जीरो वैल्यू लेता है। तो इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो डोमेन आपकी क्या आएगी, डोमेन क्या आ जाएगी, r माइनस वो x, x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपकी डोमेन निकल के आ जाएगी इसकी, ठीक है। डोमेन दोनों की समझ में आ गई है। अब रेंज के ऊपर हम बात करते हैं। रेंज जो है, जो सीकेंट एक्स है, इसकी रेंज के ऊपर बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो कोस एक्स है, जो कोस एक्स है ये 1/cos एक्स है। कोस एक्स अपनी वैल्यू जो है वो रेंज क्या देता है, कोस एक्स -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब जब ये वैल्यू -1 लेगा, मैं यहां पे लिख देती हूं, कोस ऑफ एक्स जब -1 होगा तो सीकेंट एक्स क्या बनेगा, -1। जहां भी कोस ऑफ एक्स -1 आएगा इंप्लाई क्या करेगा कि सीकेंट एक्स भी वहां पे -1 ही लेगा। जब कोस ऑफ एक्स 1 रहेगा तो दैट इंप्लाइज सीकेंट एक्स जो है वो क्या बनेगा, 1, ठीक है। अब जब कोस एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, अब मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लिया है, -1 और 1 को तो मैंने ले लिया, उनके ऊपर तो सीकेंट एक्स जो है जो वैल्यू लेगा मैंने दिखा दिया। अब ये इसके बीच में वैल्यू लेगा, तो इसके बीच में दो तरीके के वैल्यूज हैं। एक तो वैल्यूज क्या है, एक तो वैल्यूज है 0.007 समथिंग, मतलब 0. ये तो मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली है, बट जो भी वैल्यूज आएंगी वो 0.000 समथिंग, या फिर माइनस की वैल्यूज आएंगी 0.007 टाइप, इस तरीके से नंबर आएंगे। दोनों बातें क्लियर है। ये जो नंबर लेगा तब दैट इंप्लाइज जो सीकेंट एक्स जो है, जो कि क्या है 1/cos ऑफ एक्स है, और 1/cos ऑफ एक्स जब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू लेगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। इक्वलिटी भी नहीं आएगी, 1 से बड़ी आएगी। इक्वलिटी तो हम ले चुके हैं, इक्वलिटी तो बस एक ही कंडीशन में आएगी जब cos x 1 बनेगा, तभी सीकेंट x 1 लेगा। अदरवाइज अब जो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, पॉजिटिव मतलब 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर लेगा, तब ये वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी। और जब ये नेगेटिव वैल्यू लेगा तब ये क्या आएगी, लेस देन -1 वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव रहेगा, साइन तो ऊपर 1 है और नीचे नेगेटिव है 0 पॉइंट समथिंग में, तो वो हमेशा -1 से छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर है यहां तक बात क्लियर है। अब ये 0 पॉइंट समथिंग जो भी, अब मान लो 0.00000 समथिंग ले रहा है, मतलब जीरो के नजदीक आ रहा है, वो जीरो के जितना नजदीक आएगा ये जो है ये तो भागता हुआ दिखाई देगा इन्फिनिटी की तरफ, जब पॉजिटिव तरफ से 0 की तरफ आएगा। ये जो इंटरवल है ये कुछ इस तरीके का है, ये -1 है, ये 0 है और ये आपका 1 है, ओपन इंटरवल ले रहे हैं। जब ये पॉजिटिव की तरफ से cos x जो है वो 0 की तरफ अटेन करेगा, 0 तो नहीं लेगा, 0 वाले तो हमने हटा दिए हैं, डोमेन से ही हटा दिए हमने उसके डोमेन से हटा दिए हैं, जहां जहां 0 वैल्यू लेगा उसको तो हमने हटा दिया है। उसके अलावा जो नंबर है वो जितना 0 के नजदीक जाएगा, 0 लेगा नहीं लेकिन 0 के नजदीक जितना जाएगा, 0 के जितना नजदीक जाएगा, जो सीकेंट एक्स है वो इन्फिनिटी की तरफ भागता हुआ नजर आएगा आपको। और जब माइनस की तरफ से -0 पॉइंट समथिंग -0.0000009 इस तरीके से जब उसके नजदीक आएगा तब ये -इन्फिनिटी की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ।
ठीक है, तो हम अब इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं कि ग्राफिकली कैसे वैल्यू लेगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। यहां पे जो है देखो, मैं सीकेंट एक्स की बात कर रही हूं, कोस ऑफ एक्स जो है 0 के ऊपर क्या लेगा 1 वैल्यू, तो सीकेंट एक्स भी 0 के ऊपर क्या वैल्यू लेगा 1, ये आपका है -1। यहां पे जो है ये मैंने ये लाइनें खींच दी हैं π/2 के ऊपर और -π, समझने के लिए। ये लाइनें होती नहीं है लेकिन समझने के लिए, ठीक है, -π/2 के ऊपर, जहां जहां क्योंकि π/2 के ऊपर ही गड़बड़ करेगा, क्योंकि π/2 वाले वैल्यू ही नहीं लेनी है। देखो लिखा हुआ है ना, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यही तो हमने डोमेन से निकाले हैं, तो इन पॉइंट के ऊपर ही ये गड़बड़ करेगा, तो इनको हमें नहीं लेना है, तो इनके ऊपर तो ये फंक्शन दिखाई ही नहीं देगा आपको, यहां पर तो जब खड़े होंगे तो फंक्शन दिखाई नहीं देगा इसके ऊपर आपको। तो ये वैल्यू कैसे लेगा, जब आप π/2 की तरफ आप जाओगे तो ये इस तरीके से इंफिनिटी की तरफ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये 1 वैल्यू इस तरीके से अटेन करेगा, और फिर ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में ये इस तरीके से वैल्यू लेगा। अब जब पाई रखेंगे, कोस ऑफ पाई -1 वैल्यू लेता है, तो ये -1 के ऊपर, तो इसका मतलब ये यहां से इस तरीके से माइनस इंफिनिटी की तरफ आएगा, -1 को अटेन करेगा, और फिर मुड़ के और फिर वापस इस तरह चला जाएगा। ठीक है, सेम ये कहानी इसके अंदर होगी। जब -π करेंगे, कोस ऑफ -π, तो वो क्या वैल्यू लेगा -1, ये क्या लेगा -1, तो ये भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, -1 को अटेन करेगा और ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये किसका है, सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से वैल्यू अटेन करेगा। ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यूज को डालो, वैल्यूज को यहां पे प्लॉट करके देखो, प्लॉट करने से वो ग्राफ आपका अपने आप बन जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है किसी भी उसमें, कि देखा उसका बनावट को देख के और कॉम्प्लिकेट करके और अपने दिमाग को भी खराब करके और बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। वैल्यूज को देखो, आपको हर वैल्यूज के बारे में पता है कि भाई कोस ऑफ एक्स है वो 0 कब लेगा, जो जहां पे 0 लेगा उसको नंबर्स को हटाना है, निकालना है, वहीं पे प्रॉब्लम करेगा, वहीं जहां प्रॉब्लम कर रहा है वहीं पे ये लाइनें ड्रॉ कर दो कि वहां पे ये दिखेगा नहीं, तो नहीं दिखेगा तो किस तरीके से दिखेगा, भाई कहां पे क्या वैल्यू लेगा, जो जो वैल्यूज आपको पता है वो आप मार्क करो, मार्क करने के बाद आपका ग्राफ बन जाता है, पता चल जाता है कि वो किस तरीके की वैल्यू लेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट एक्स का भी ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा। अब वहां पे जो है, एक मिनट, इसका जो है यहां से रब कर देते हैं। अब हम समझते हैं कोसिकेंट एक्स के ग्राफ को। कोसिकेंट एक्स जो है वो आपका 1/sin x होता है। आपको पता है कि n पाई के ऊपर वो 0 वैल्यू लेगा, n पाई के ऊपर, n पाई मतलब पाई, -पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इधर तो जहां जहां पे वो 0 अटेन कर रहा है, नीचे साइन जो रेशनल फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है, वहां वहां पे वो लाइनें आपने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम समझते हैं, जैसे ही π/2 लिया इसने, साइन ऑफ एक्स जो है साइन π/2 लेते ही, साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, तो ये भी क्या लेगा 1 वैल्यू लेगा, तो मतलब π/2 के ऊपर ये 1 और ये आपकी -1, π/2 के ऊपर ये 1 वैल्यू लेगा, -π/2 के ऊपर ये -1 वैल्यू लेगा, इस तरीके से वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये जो है, और ये 0 के ऊपर साइन 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है 0, 1/0 इंफिनिटी, तो मतलब 0 के पास में जो कोसिकेंट एक्स है वो इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, तो इंफिनिटी की तरफ से आया ये, और ये 1 को इसने अटेन किया, और फिर से दोबारा ये इंफिनिटी की तरफ चलेगा, क्योंकि पाई जो है साइन पाई के ऊपर फिर से वो 0 लेगा, और 1/0 फिर से इंफिनिटी भागेगा। ठीक है, अब ये -1 जो है ये माइनस इंफिनिटी की तरफ आएगा, -1 को अटेन करेगा, और फिर से ये इस तरीके से माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, कि नेगेटिव वैल्यू लेगा ना, तो नेगेटिव में ये माइनस इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे फिर से ये 3π/2 के ऊपर -1 वैल्यू लेगा, साइन 3π/2 -1 वैल्यू लेगा, तो -1 के ऊपर दिखाई देगा, ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से फिर से दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे ही -3π/2 के ऊपर ये 1 वैल्यू लेगा, यहाँ पे साइन जो है, तो ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से दिखाई देगा। तो कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों देखो, ये कुछ सिमिलर से दिखाई देते हैं, दिखने में कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये इस तरीके की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन वैल्यूज दोनों में अलग अलग हैं। वहां पे जो 0 के ऊपर जो है कोसिकेंट वैल्यू क्या ले रहा है 1 ले रहा है, यहाँ पे 0 के ऊपर ये इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 0 के ऊपर पॉजिटिव की तरफ से आएंगे तो इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा, जब इधर से हम 0 की तरफ आएंगे तो ये नीचे की तरफ दिखाई देगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ। ठीक है, तो वैल्यूज जो है वो अलग अलग के ऊपर अलग अलग वैल्यू होती है, बस दिखने में थोड़े सिमिलर से होते हैं। ग्राफ से बार बार कह रही हूँ, ग्राफ को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 बार इनको बार बार बना के देखिए, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी आपके दिमाग में। अभी जो मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करवा देती हूँ, उन क्वेश्चंस के अंदर जो ग्राफ जो पूछ लिया जाता है, ग्राफ अगर बनवा लिया जाए तो उसमें ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें एंगल को चेंज कर देते हैं वो, और एंगल को चेंज करने के बाद फिर ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको कराऊंगी।
ठीक है बच्चों, यहां तक का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके दो फंक्शन और बच गए हैं, वो कौन से, tan x और cot x। इनको और स्टडी करते हैं, इनकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और इनके ग्राफ क्या होंगे। tan x जो है वो आपका क्या होता है, sin x ओवर cos x। ठीक है, तो डोमेन तो कॉमन सी बात है, ये फिर से रेशनल टाइप का फंक्शन आ गया है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन पूरे रियल लाइन किस किस को छोड़कर, जहां पे cos x 0 बनेगा। तो डोमेन जो है वो आपकी क्या बनेगी, डोमेन क्या बनेगी, r माइनस वो रियल नंबर। अब जो cos x जो है, cos x 0 कहां बनता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको निकाल दे, इन नंबर्स को आप निकाल दे, तो ये आपका हर जगह पर आपकी वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, डोमेन तो आपकी ये हो गई। और रेंज आपकी क्या बनेगी, अब रेंज देखो, जो साइन जो x है, साइन x जो है वो वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में, और cos x जो है ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन इस cos x की हमने वो वैल्यूज हटवा दी जो 0 अटेन कर रहा था, वो हमने वैल्यूज को हटा दिया। अब जो sin x जो है, हमने जो sin x जो ऊपर है वो अपनी एक कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में ले रहा है, और नीचे वाला जो है ये भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है। लेकिन जब जब ये 0 के नजदीक आएगा ये कोई नंबर, और ये 0 के जैसे जैसे नजदीक आएगा ये इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। और जब ये -0 की तरफ, माइनस नेगेटिव की तरफ से, -0 पॉइंट समथिंग की तरफ से नजर आएगा, तब ये आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो रेंज आपकी -इंफिनिटी से इंफिनिटी ही होगी। -इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब पूरी रियल लाइन को लेगा ये अपनी रेंज के अंदर पूरी रियल लाइन को लेगा। सेम कहानी इसके ऊपर होगी। ये जो है ये भी क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x। अब जो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन क्या बनेगी आपकी, पूरी रियल लाइन माइनस जो है वो x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई के इंटीजर मल्टीपल्स जो हैं वो हटा देगा डोमेन से, बाकी सारे जो रियल नंबर्स होंगे उनके ऊपर ये वैल्यू लेगा, तो इसकी डोमेन वो सारी बन जाएगी। जो रेंज है, रेंज वही, जब tan की जो tan x जो है उसकी रेंज पूरी रियल लाइन है, तो इसकी भी रेंज क्या रहेगी, पूरी रियल लाइन रहेगी, क्योंकि ये होता तो 1/tan ही होता है, 1/tan ही होता है ना। जब ये पूरी tan जो है पूरी रियल लाइन को ले रहा है, तो ये भी पूरी रियल लाइन को लेगा। ठीक है, रेंज दोनों की यही रहेगी। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम इनके ग्राफ को समझते हैं कि ये ग्राफ में किस तरीके के दिखाई पड़ेंगे। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया है कि ग्राफ बनाते वक्त आप क्या करें कि जहां पे वो गड़बड़ कर रहा है ना फंक्शन, जहां पे वैल्यूज लेने में जहां फ्लक्चुएशन दिखा रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है, सबसे पहले वहां पे लाइनिंग खींच लीजिए। जो डोमेन है, डोमेन के अंदर ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को निकाल रहा है, तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जहां दिखाई दे रहे हैं वहां पे आप डॉटेड लाइन खींच लीजिए। ये आपने डॉटेड लाइन खींच ली π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, यहां पे भी π/2 के ऊपर और -3π/2 के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 0 के ऊपर क्या वैल्यू लेगा। देखो 0 के ऊपर जब ये वैल्यू लेगा sin 0 0, तो 0 के ऊपर तो ये 0 वैल्यू लेगा। π/2 sin π/2 1 वैल्यू लेगा, और cos π/2 0, 1/0 इंफिनिटी। तो 1/0 इंफिनिटी मतलब ये इंफिनिटी की तरफ से आएगा और 0 का इसको अटेन करेगा। और जब -π/2 करेंगे तो sin -π/2 -1 वैल्यू लेगा, और cos -π/2 ये 0 वैल्यू लेगा। तो -1/0 माइनस इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, इधर तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा, और इस तरीके से आएगा 0 को अटेन करेगा और ये ऐसे माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो वैल्यूज हैं मैं उन्हीं को डाल के उन्हीं से प्लॉटिंग करके दिखा रही हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ। ठीक है, तो जो ग्राफ है उनको आप भी इसी तरीके से बनाना सीखिए, खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे बन जाएंगे ये। फिर उसके बाद है जो है ये जो गैपिंग है इसके अंदर, जब आप 3π/2 रखेंगे, साइन 3π/2 ये वैल्यू क्या लेगा 1, ये 0, तो ये फिर से इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा। और π/2 के ऊपर जब आप इस तरफ से आएंगे तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा। और पाई के ऊपर ये वैल्यू साइन पाई के ऊपर ये वैल्यू क्या लेगा, ये 0 हो जाएगा। पाई का मल्टीपल साइन का क्या होता है 0, तो ये 0 वैल्यू लेगा। तो ये फिर से यहां से इस तरीके से दिखाई देगा, 0 को अटेन करेगा और इस तरीके से ये नीचे दिखाई देगा। इसमें भी सेम यही कहानी रिपीट होगी, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग रहेगा, इससे दिखेगा कुछ ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। अब यहाँ पे जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहले लाइनें कहाँ खींचनी है, जो डोमेन से पाई के मल्टीपल हट गए हैं, तो पाई वाले मल्टीपल जो है इनके ऊपर लाइनें खींच दो। ये लाइनें आ गई आपकी पाई के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम ये यही करेंगे, -π के ऊपर और ये -2π के ऊपर।
ये लाइनें खींच दी आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, जब 0 की तरफ दिखाई देगा तो 0 के ऊपर cos 0 1, sin 0 0, 1/0 इंफिनिटी, तो मतलब 0 की तरफ ये इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। और π/2 के ऊपर cos π/2 0, sin π/2 1, 0/1 0, तो ये 0 लेगा और फिर ये इंफिनिटी की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ और ऐसे 0 को अटेन करेगा और फिर ये माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सेम इसमें रिपीट होगा फिर ये इसी तरीके से, ये ऐसे 0 लिया और ये ऐसे, सेम यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से लेगा और ये माइनस इंफिनिटी की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये ग्राफ है कुछ ऐसा ही, लेकिन ये इस तरीके से है, वो उस तरीके से हो गया है, वो टेढ़ा हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ग्राफ अच्छे से आ गए होंगे, पर मैं बार बार कह रही हूँ ग्राफ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे बनते हैं ये। वैल्यूज को डालिए और उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज अटेन कर रहा है। मैं आपको करवाया भी है, मैंने ये ग्राफ इसीलिए करवाए हैं आपको, ये प्लॉट करवाने मैंने इसीलिए करवाए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज मैं ये भी कह सकती थी बुक में देख लेना, लेकिन मैंने इसीलिए करवाए ताकि आपको पता चले कि वैल्यूज कैसे लेके और फिर वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ तो बच्चों, अब मैंने आगे जो है आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हो, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्या कह रहा है कि जो कोस ऑफ थीटा है वो -3/5 है और कह रहा है कि थीटा जो है पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है। ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, आप वीडियो पॉज करके सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके अलावा जो है 5 और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू बतानी है और हमें ये जो दिया हुआ है, जो ये फंक्शन बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। तो हम सबसे शुरुआत करते हैं। कोस ऑफ थीटा -3/5 है, तो जो सीकेंट जो थीटा है वो क्या बन जाएगा, -5/3, इसका उल्टा हो जाएगा। पहली वैल्यू तो हमारी निकल गई है। कोस पता है, साइन जो है वो आइडेंटिटी की हेल्प ले लेंगे, ये पहला निकाल दिया। दूसरा जो है हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, ये क्या बनेगा 16/25। साइन थीटा जो है वो क्या बनेगा 4/5 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैल्यू क्या आएगी +-4/5। अब ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2, पाई क्या होता है 180 और 3π/2 क्या होता है 270। अब ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 90, यहां से लेके यहां तक 180 और 180 मतलब पाई, ये पाई आ गया और पाई ये जो है ये 270, तो यहां क्या आ गया 3π/2। तो इसके बीच में मतलब ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा किसमें लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या लेगा, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू लेगा। क्या वैल्यू आएगी -4/5, क्योंकि थीटा जो है वो बिलोंग करता है पाई से 3π/2 के बीच में, इसलिए ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। साइन पता चल गया। अब इससे हम कोसिकेंट निकाल लेंगे। कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा -5/4, ये हमारा कोसिकेंट आ गया। फोर्थ जो है वो आपका क्या आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है साइन ओवर कोस, तो साइन क्या है -4/5 और कोस क्या है -3/5, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। tan की वैल्यू ये आ गई, कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 जो है वो आपका आ जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये वैल्यूज आपको क्लियर हो गई होगी, ये -5/4 tan थीटा साइन, हाँ ठीक है वैल्यूज, कोट थीटा वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें जो वहां पे रिलेशन जो दिया हुआ है, जो वो हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मेट में, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वहां पे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू रखनी है। कोसिकेंट थीटा क्या है -5/4 प्लस कोट थीटा प्लस 3/4 ओवर सेक थीटा। सेक थीटा क्या बनेगा सेक थीटा -5/3 और माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज क्या बनेंगी -2/4 ओवर -9/3, ठीक है।
ये क्या हो जाएगी, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी 2/4 मल्टीप्लाई 3/9, तो ये क्या आ जाएगी 3 और ये 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पक्का आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके की कोई भी कंडीशन देके कि इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर बार बार मैं कह रही हूँ, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना, अदरवाइज वो जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर आप पक्का पक्का गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर आप जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि स्केच द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो है ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और इसका जो है आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अटपटा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करने हैं और ग्राफ किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। अब देखो इस फंक्शन के ऊपर ध्यान से देखो, ये cos ऑफ x माइनस पाई बाई 2 ले रहा है। ठीक है, एंगल पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एंगल चाहे कुछ भी हो, आपको एंगल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखो कोस जो है, एंगल चाहे कुछ भी हो, कोस आपको पता है कि जो वैल्यू जो लेगा वो वैल्यू क्या लेगा, -1 से 1 के बीच में। मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे दिखना तो चाहिए ना कि वैल्यू कहां से कहां तक की लेगा ये। तो जब मुझे वैल्यू पता रहेगी तभी तो प्लॉटिंग कर पाऊंगी ना मैं, तो मुझे वैल्यू का पता तो होना चाहिए। तो ये जो है, ये वाला जो है फंक्शन, ये आपको पता है कि ये -1 से 1 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में वैल्यू लेगा, इसकी जो रेंज होती है। तो y की जो है वैल्यू जो है वो 2 टाइम इसकी रेंज, तो y जो है, y की जो रेंज है वो आपकी क्या हो जाएगी कि इसको जो है वो 2 टाइम कर दो, मतलब इसके हर नंबर को, अंदर जो इंटरवल जो है उसके हर नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, क्लोज इंटरवल -2 से 2, ये सारे नंबर ले लेगा ये अपने अंदर। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वो ग्राफ के अंदर जो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 वाली जो दो लाइनें रहेंगी उनके बीच में फ्लक्चुएशन करता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी इमेजिनेशन में आ चुका है कि वो जो है वो इन दोनों जो लाइनें जो बनेंगी उन दोनों लाइनों के बीच में फ्लक्चुएशन करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यहां से इतनी बात क्लियर हो गई है। अब वैल्यू किस एंगल के ऊपर क्या वैल्यू लेगा, अब बात आती है एंगल के ऊपर। ठीक है, अब हम एंगल के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें 2-3 वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। हम इसका पता कर लेते हैं कि ये क्या क्या वैल्यू लेगा किस एंगल के ऊपर, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने आप वहां पर चला जाएगा, वैल्यू अपने आप अटेन ले लेगा वो। हम तो सिर्फ cos ऑफ x माइनस पाई बाई 2 को स्टडी करेंगे। अब जो cos ऑफ x जो होता है वो आपका 1 वैल्यू लेता है व्हेन x इज इक्वल टू 2n पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जहां पर भी आते हैं cos ऑफ x आपका 1 वैल्यू को अटेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो cos ऑफ x है, cos ऑफ x की जगह पे यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos ऑफ x माइनस पाई बाई 2। तो ये जो है ये 1 वैल्यू लेगा कहां पर, वेन x माइनस पाई बाई 2 जो है जब 2n पाई का मल्टीपल आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैंने जो एंगल है उस एंगल को चेंज कर दिया x माइनस पाई बाई, क्योंकि हमें इस एंगल की जरूरत है, तो हमें जिस एंगल की जरूरत है हम तो वही लेके चलेंगे, हम वो वाला एंगल थोड़ी ना लेके चलेंगे, हमने एंगल को चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या आएगी, क्योंकि जो रियल लाइन है, जो x एक्सिस जो रहेगी, x एक्सिस के ऊपर तो x टाइप के नंबर दिखाई देंगे, इस टाइप के थोड़ी ना दिखाई देंगे, तो हमें तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आएंगे। तो ये जो है ये किस तरीके का दिखाई देगा, 2n पाई प्लस इसको इधर लेके आइए पाई बाई 2, और इसको सोल्व कीजिए 4n पाई प्लस पाई ओवर 2, एलसीएम ले लिया मैंने, और इसको सोल्व कीजिए तो ये किस तरीके का दिखाई देगा, 4n प्लस 1, पाई को इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये पाई बाई 2। तो ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, 4n प्लस 1 टाइप के मल्टीपल पाई बाई 2, जो कि कौन कौन से आएंगे, ये जो नंबर है ये कौन कौन से आएंगे, ये क्या कौन कौन से आएंगे, n की वैल्यू 0 रखिए, पाई बाई 2, कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आएंगे पाई बाई 2, फिर 4 उसमें ऐड कीजिए 5 पाई बाई 2, फिर उसमें 4 और ऐड कीजिए 9 पाई बाई 2, ये तो पॉजिटिव में चले जाएंगे, और नेगेटिव में माइनस करो, -4 करो इसमें तो क्या आएगा, -3 पाई बाई 2, फिर इसमें -4 करो तो -7 पाई बाई 2, तो नेगेटिव में ये वाले एंगल दिखाई देंगे, पॉजिटिव में ये वाले एंगल दिखाई देंगे। ठीक है, तो मतलब इन एंगल्स के ऊपर जो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू लेगा, 1 वैल्यू लेगा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई है कि ये वाले एंगल जहां भी दिखाई देंगे ये वैल्यू 1 लेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, cos ऑफ जो है x माइनस पाई बाई 2 ही जो है -1 जो है वो कहां लेगा। अब आपको एक बात क्लियर है कि पाई बाई 2 के जब ये वाले मल्टीपल दिखाई देंगे तो 1 वैल्यू लेगा, तो इसके अलावा पाई बाई 2 के और भी मल्टीपल दिखाई देंगे उसके ऊपर क्या वैल्यू लेगा, -1 वैल्यू लेगा। इसके अलावा कौन कौन से दिखाई देंगे, बीच में और भी वैल्यू आएंगी ना, यहाँ पे क्या आएगी 3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या आएगी, अब इसमें जो है 2 को ऐड करो 7 पाई बाई 2, और इधर जब आएंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये पाई बाई 2 के इधर जो है ये जो है -3 पाई बाई 2, फिर आएगा एक मिनट, ये 3 पाई बाई 2,
फिर पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 रह गया। अब इसमें इधर आएंगे तो -5 पाई बाई 2 ये नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो दिखाई देंगे इनके ऊपर वैल्यू क्या लेगा, -1। ये बात तो क्लियर है भाई। पाई बाई 2 के मल्टीपल्स जो होंगे उनके ऊपर या तो -1 वैल्यू लेगा या फिर 1 लेगा। जो ये वाले मल्टीपल आएंगे इनके ऊपर 1 वैल्यू लेगा, और जो ये वाले मल्टीपल आएंगे इनके ऊपर -1 वैल्यू लेगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं जीरो की। कोस ऑफ x माइनस पाई बाई 2 जो है वो जीरो वैल्यू कब लेगा। कोस ऑफ x जो है वो जीरो वैल्यू कब लेता है, जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं। तो ये जो है x माइनस पाई बाई 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर। कोस ऑफ जो x जो होता है वो आपका जीरो वैल्यू कब लेता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर लेता है। मैंने एंगल को चेंज कर दिया, कोस x की जगह पे यहाँ पे मैंने एंगल क्या रख दिया, x माइनस पाई बाई 2। इसको हम फिर से सोल्व करेंगे तो ये x क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 इधर लेके आ जाइए, प्लस पाई बाई 2, और यहां से जो है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, यहां से ये आपको क्या बात पता चली, जब n इंटीजर है तो n प्लस 1 भी क्या रहेगा, इंटीजर मल्टीपल रहेगा। तो मतलब पाई का इंटीजर मल्टीपल जहां भी आएगा ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है ये वैल्यू क्या लेगा, जीरो वैल्यू लेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है ये जीरो वैल्यू ले रहा है, ये जीरो वैल्यू ले रहा है। अब देखो उसके आगे टू वैल्यू, टू डाल रखा है, तो जब टू करेंगे तो वो भी जीरो वैल्यू लेगा। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या है, y। तो y जो है जीरो वैल्यू कब लेगा, जब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे। ये हमें पता चल गया। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया y। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी लेगा, -2। तो मतलब ये जो y जो फंक्शन है वो y फंक्शन -2 वैल्यू लेगा। कब, जब एंगल इस तरीके के रहेंगे। ठीक है, यही 2 इज इक्वल टू वाई, ये 2 से यहां से मल्टीप्लाई कर दिया 2, मतलब ये जो y फंक्शन है ये 2 वैल्यू लेगा। कब, जब इस तरीके के एंगल रहेंगे। इतनी बातें हमारे पास बहुत हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफिकल हमें खुद तो पता ही है कि वो वेव्स की फॉर्म में दिखाई देगा। वैल्यू क्या क्या लेगा, ये यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई, 3 तरीके की वैल्यू हमारे पास आ गई, 0, -2 और 2। ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं। अब इस फंक्शन की जो है हमारे पास वैल्यूज सारी हैं, तो अब हम प्लॉटिंग करते हैं इनकी। अब देखो ये जो जीरो है ये यहाँ पे जीरो है, जीरो वैल्यू कहां लेगा, ये यहाँ पे लेगा। तो जीरो के ऊपर ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, जीरो। तो जीरो के ऊपर ये जीरो दिखाई देगा। पाई बाई 2 ये कहां लेगा, पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू जो पाई बाई 2 रहेगी तो ये वैल्यू क्या देगा, 2। तो मतलब पाई बाई 2 के ऊपर ये 2 के ऊपर दिखाई देगा। पाई के ऊपर, पाई फिर से इंटीजर मल्टीपल में आ गया, पाई के ऊपर फिर से ये जीरो के ऊपर दिखाई देगा। 3 पाई बाई 2 के ऊपर, 3 पाई बाई 2 कहां है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के ऊपर -2 के ऊपर दिखाई देगा, मतलब ये -2 यहाँ पे ये नीचे दिखाई देगा। 2 पाई के ऊपर फिर पाई का मल्टीपल आ गया, ये 0 के ऊपर दिखाई देगा। 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 के ऊपर ये 2 के ऊपर दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे ये ऐसे 2 के ऊपर दिखाई देगा। सेम इधर नेगेटिव उसके अंदर देखते हैं, माइनस पाई बाई 2 के ऊपर, वैल्यू क्या लेगा, -2। तो माइनस पाई बाई 2 के ऊपर ये क्या दिखाई देगा, -2 के ऊपर। माइनस पाई इंटीजर मल्टीपल आ गया, ये 0 के ऊपर दिखाई देगा। -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 के ऊपर 2 के ऊपर दिखाई देगा। तो ये आपका 2 के ऊपर दिखाई देगा। -2 पाई पे 0, माइनस पाई बाई 2 के ऊपर फिर ये -2 के ऊपर दिखाई देगा। तो ये प्लॉटिंग जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। जब ये इधर दिखाई देगा तो ये इस तरीके से 2 तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये -2 तक जाएगा, फिर ये 2 तक जाएगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और ये इधर जो है ये इधर नीचे की तरफ आएगा, ये -2 को अटेन करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये 2 को अटेन करेगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये -2 को अटेन करेगा। ये इस तरीके से फ्लक्चुएशन होगा इसका। क्लियर है बच्चों? कोस और साइन को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि वो वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसे ही आगे इसके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिस भी स्केलर से आपका यहाँ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव की तरफ ऊपर की तरफ चला गया है। अगर ये नेगेटिव के से मल्टीप्लाई होता तो ये उल्टा हो जाता, इससे जहां ऊपर +2 दिखाई दे रहा है वहां पे -2 ये नीचे की तरफ दिखाई देने लग जाता। तो जैसे ही इसके मल्टीप्लीकेशन ये यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई चेंज हुआ, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हाँ, एंगल के अंदर चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, एंगल के चेंज मान लो 2 नहीं होता और एंगल में चेंज किया होता तो एंगल तो आगे पीछे सरक जाता ही, लेकिन वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ये 2 तक क्यों गया, -2 तक क्यों गया, क्योंकि आगे जो स्केलर मल्टीपल जो हुआ है इसका, उसने इसकी जो है जो वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर दिया, नीचे भी इंक्रीज कर दिया और ऊपर की तरफ भी इंक्रीज दिखाई दे रही है।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यहां से आपको पता भी चल गया होगा कि एंगल किस तरीके से चेंज होंगे, वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगी, स्केलर मल्टीपल क्या चेंज करेगा और एंगल्स का जो घटना बढ़ना जो है वो किस तरीके का वो आगे पीछे उसको खिसकाएगा, जैसे आगे पीछे उसको मूवमेंट करवा रहा है, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है, आगे पीछे जो एंगल है वो पोजीशन को चेंज करता है और जो स्केलर जो है वो आपकी उसकी वैल्यूज को, विड्थ जो है वो उसकी पूरी उस वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कीजिए, ग्राफ के ऊपर अच्छे से अपना हाथ साफ कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके माइंड में और अच्छे से क्लैरिटी इसकी होती चली जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।